नमस्कार ओमकार जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। सर 2024 के चुनाव अब लगने लगा है कि बहुत करीब आ गए हैं और मोदी मैजिक भी बहुत साफ दिख रहा है। अगर विपक्ष को देखें तो वो कहावत याद आती है कि डूबते हुए जहाज से सबसे पहले चूहे कूदते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो मैं समझना चाहती हूँ कि कांग्रेस का जहाज क्या डूब रहा है, जो इतनी भगदड़ मची हुई है वहाँ? बीजेपी में दूसरे दलों के नेताओं के शामिल होने का जो सिलसिला है लगातार चल रहा है और मोस्ट ऑफ द कांग्रेसी नेता जो हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, 2019 की अगर हम बात करें तो 11 मार्च को लोकसभा चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया था। आज जी, हम 10 मार्च में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक दिन बाद 11 मार्च को अगर 2019 के हिसाब से हम देखें तो चुनाव की घोषणा हो जानी चाहिए। पर 2-4 दिन, 5 दिन इससे ज़्यादा डिले अब होगा नहीं। लोकसभा चुनाव अब किसी भी समय घोषित हो सकते हैं। अब आते हैं आपके मूल प्रश्न पर। जब हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तुलना करते हैं और चूंकि यही इस समय अखिल भारतीय पार्टियां हैं, अभी भी कांग्रेस जैसी भी मरी गिरी हालत में है। पूरे देश में उसका सभी राज्यों में एक संगठन है, अभी पूरी तरह मरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस समय चूंकि सदस्य संख्या की दृष्टि से भी और रूल्ड स्टेट की दृष्टि से भी सबसे बड़ी पार्टी है। देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की। कई साल पहले 11 करोड़ सदस्य उसके हो गए थे और दुनिया में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी भी देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्यों की संख्या इतनी नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी की है। जब हम बात करते हैं कि कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची हुई है या क्या कांग्रेस का जहाज डूब रहा है और एनडीए का कुनबा क्यों बढ़ रहा है, तो हमें बहुत गहनता से उन कारणों का अध्ययन करने की आवश्यकता है कि आज कांग्रेस डूबता हुआ जहाज क्यों लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ, यानी जो उसका एनडीए गठबंधन है अटल जी के समय से ही जो काम कर रहा है, उनकी संख्या क्यों बढ़ रही है और जो मौजूदा नेतृत्व है एनडीए का या भारतीय जनता पार्टी का, उसके प्रति लोगों का विश्वास क्यों बढ़ रहा है, पॉलिटिकल पार्टियों का भी और जनता का भी। तो जब हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं, गहराई से विचार करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो पिछले 10 वर्ष हैं, एज लीडर, एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, और जो उनके लेफ्टिनेंट है यानी अमित शाह, जो 2019 से पहले तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और जिनकी सरपरस्ती में उत्तर प्रदेश समेत देश के कई ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है मतदाताओं का, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे। बहुत लोग कहते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग की गई, बहुत लोग कहते हैं कि बूथ लेवल तक जो है उन्होंने अपने संगठन को सक्रिय किया, अपने मजबूत कार्यकर्ताओं को बूथों पर जो है तैनात किया। लेकिन ओवरऑल ही जब रणनीति बनती है, इसको हम एक तरह का पैकेज कहें कि आपके पास नेतृत्व भी है, आपके पास नियत भी है, आपके पास नीति भी है, आपके पास दृष्टि भी है और एक संकल्प भी है कि हमको इसे सिद्ध करना है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तब जाकर के और एक समन्वय, एक संवाद और सही दिशा में बढ़ने का एक जज्बा, एक जोश, एक जुनून, ये सारी चीज़ें मिलकर के काम करती हैं किसी पार्टी के लिए। जब हम इतनी सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो हम उसकी एक ऐसी कथा भी देखते हैं जो उत्तरोत्तर सफलता की कथा है, सफलता की कहानी है। जब हम इसके सापेक्ष कांग्रेस पार्टी की तुलना करते हैं या उसकी चर्चा करते हैं,
तो वहाँ ना नेतृत्व है, ना उसकी कोई नीति है, ना उसकी नीयत दिखाई दे रही है कि वो देश के लिए कुछ करना चाहती है। नेगेटिविटी से आप किसी के द्वारा खींची गई लंबी लकीर को क्रॉस नहीं कर सकते, बल्कि आप जो आपके पल्ले में है, आप उसको भी गँवा देते हैं, खो देते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर जाते हैं। देखिए मैं बार-बार अपने प्रोग्राम्स में भी कहता हूँ और जिन चैनलों पर जाता हूँ, वहाँ भी कहता हूँ कि राजनीति में बहुत मायने रखता है लीडरशिप के लिए ये जानना, ये समझना कि कब क्या बोलना है, कितना बोलना है और एग्ज़ैक्टली, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कब नहीं बोलना है और किन मुद्दों पर नहीं बोलना है, यानी ज़बान ही नहीं खोलनी है। तो ये चीज़ें जब तक किसी लीडर शिप की समझ में नहीं आती है या वो जान और समझ नहीं पाता है, तब तक हम कह नहीं सकते हैं कि उसमें किसी तरह की कोई परिपक्वता आ गई है या वो राजनीति के लायक भी है। हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो दिशाहीन हो गई है और उसकी जो लीडरशिप है, जो थोपी हुई लीडरशिप मैं कहता हूँ, पैराशूट से उतरी हुई लीडरशिप है। क्योंकि हम जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तुलना करते हैं और वर्तमान नेतृत्व की तुलना करते हैं, तो नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने 50-52 साल की उम्र तक तो किसी सरकारी पद का वर्ण ही नहीं किया था। यानी कभी किसी सरकारी पद पर वो 50-52 साल की उम्र तक कभी रहे नहीं। जब कच्छ में भुज में भूकंप आया था 2001 में, तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और केशुभाई गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो अटल जी ने उस संकट काल में कहा कि नरेंद्र भाई मोदी को फ़ोन मिलवाओ और उनको मैसेज दिया गया। उस समय मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, इतनी तीव्रता तो आई नहीं थी, इतना विस्तार तो हुआ नहीं था। उनको सूचना दी गई, बताया गया कि किसी श्मशान में किसी की अंत्येष्टि में शामिल हैं। वहाँ से आकर के उन्होंने अटल जी से बात की। अटल जी ने कहा कि आप दिल्ली आइए, आपको गुजरात जाना है। पहले तो नरेंद्र मोदी समझ ही नहीं पाए। उसके बाद दिल्ली पहुँचे तो उनको बताया गया कि आपको मुख्यमंत्री बनना है। बहरहाल जाकर के उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली और उसके बाद जो गुजरात का एक तरीके से कायाकल्प हुआ है, वो हमारे सबके सामने है। वो भुज, वो कच्छ, वो सारे इलाके फिर से खड़े हो गए और फिर से रौनक आ गई। बस जो प्रॉपर्टी गई थी या जिनके अपने चले गए थे उस भूकंप में, दब कर के मर गए थे, वो उनकी क्षतिपूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन गुजरात को फिर से उन्होंने खड़ा कर दिया। तो एक आदमी जो संघर्ष के गर्भ से पैदा हुआ और जो निचले स्तर से अ, संघर्ष करते-करते प्रधानमंत्री बना है, उसका जो अनुभव है, उसका जो कहना चाहिए कि जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, उससे आप किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना कर ही नहीं सकते हैं, वो उसका पासंग भी नहीं हो सकता है, जो चांदी की चम्मच लेकर के तो पैदा हुआ है और जो पैराशूट से थोपा गया है कांग्रेस पार्टी पर भी और उनकी मम्मी की इच्छा है कि जैसे इनके नाना जी, परनाना जी या इनकी दादी जी या इनके पिताजी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, ऐसे ही ये भी मेरा बेटा भी एक दिन प्रधानमंत्री बने। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना तपना पड़ता है, कितना खपना पड़ता है, कितनी डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, कितने अनुशासन की ज़रूरत होती है और कितनी जानकारियाँ हासिल करनी पड़ती हैं। आपको इनको शायद भारत के भूगोल की भी जानकारी नहीं है, इनको इतिहास की भी जानकारी नहीं है, इनको अर्थव्यवस्था की भी जानकारी नहीं है, इनको ये भी पता नहीं है कि गरीबी क्या होती है। कोई इनसे पूछे कि घर में जो गाँव में खूंटी होती है वो कैसी होती है या किस काम आती है या जो हल है उससे क्या काम होता है तो शायद वो बता नहीं पाएँ। वैसे किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, मज़दूरों की बात करते हैं, अडानी-अंबानी तक पहुँच जाते हैं। तो देखिए ऐसा है कि जो कांग्रेस की आज दुर्दशा हम देख रहे हैं उसकी
सबसे बड़ी वजह ये है और लोगों का चूँकि विश्वास जम ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए भी हम ये विवेचना और विश्लेषण कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में, क्योंकि कांग्रेस लोगों की होप जो है वो एक तरीके से खो चुकी है और अब लोगों को लगता है कि ये नकारात्मकता से भरे हुए हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये वंशवाद को बढ़ावा देते हैं, इनका विकास से कोई लेना-देना नहीं है। मोदी जी ने 2014 से और 2024 के बीच इन 10 सालों में जितना किया है वो इनको दिखाई नहीं देता है। मतलब पूरे हिंदुस्तान की जनता को दिखाई दे रहा है, वो दुनिया को भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इनको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो इनको अपने आँखों का इलाज कराना चाहिए या चश्मे का नंबर बदलवाना चाहिए या अपना दिमाग ठीक करना चाहिए। क्योंकि जो भी इस देश में सकारात्मक हो रहा है, वो अगर आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो फिर उनको आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना चाहिए। और अब कांग्रेस के भीतर भी एक बड़ा वर्ग है, जो इन चीज़ों को समझ गया है और जो ये जान गया है कि एक्चुअल में ये जो थोपी हुई लीडरशिप है, इसके नेतृत्व में हम कहीं जा नहीं पाएँगे, कहीं पहुँच नहीं पाएँगे। एक अंधी सुरंग से हम लोग गुजर रहे हैं और दूर-दूर तक कोई प्रकाश पुंज दिखाई दे नहीं रहा है और यही वजह है कि लोग एक-एक करके जा रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। सर, गांधी परिवार को अपनी जीत को लेकर भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है। वायनाड में राहुल गांधी अपनी जीत को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है। उन्हें रायबरेली से भी डर लग रहा है। दूसरी बात, प्रियंका गांधी भी अभी होल्ड पर हैं। तो ये चीज़ें क्या संदेश दे रही हैं? नहीं, नहीं, जिस तरह का वातावरण इस देश में बन गया है और लोग एक्चुअल में लोगों ने इस देश में गठबंधन सरकारों का बहुत विद्रूप चेहरा देखा है। क्योंकि 1984 लास्ट था जब कांग्रेस को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूर्ण बहुमत मिला था, बल्कि कभी जवाहरलाल नेहरू ने को भी इतना बहुमत नहीं मिला था जितना राजीव गांधी को मिल गया था, 404 सीटें। और चूँकि आम चुनाव के साथ उस समय पंजाब में इलेक्शन नहीं हुआ था, पंजाब में वो आतंकवाद का दौर चल रहा था, तो पंजाब में बाद में चुनाव हुआ था और 10 सीटें वहाँ से भी फिर कांग्रेस को कुछ और सीटें मिल गई थी, तो ये संख्या 410 से ऊपर चली गई थी कांग्रेस की। इतना बहुमत कभी किसी दल को नहीं मिला और कांग्रेस को भी इससे पहले कभी नहीं मिला, उसके बाद भी कभी नहीं मिला। और उसके बाद 1989 में वो पनडुब्बी और बोफोर्स घोटाला और तमाम जितने भी वो प्रकरण हुए थे और वीपी सिंह ने, सतपाल मलिक ने, आरिफ मोहम्मद खान, रामधन जैसे लोगों ने, अरुण नेहरू ने कांग्रेस छोड़ दी थी, अलग से जन मोर्चा बना लिया था। और फिर एक जनता दल का गठन हुआ जिसमें देवीलाल भी थे, जिसमें अजीत सिंह भी थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन हो गया था, दूसरे लोगों का भी हो गया था और विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 में प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन वो भी गठबंधन सरकार थी। इसके बाद जब 1991 में फिर चुनाव हुआ, पहले वीपी सिंह की सरकार गिरी, फिर चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से सरकार में आए, सत्ता में आए, उनकी सरकार भी गिर गई 11 महीने के भीतर। उसके बाद फिर नए सिरे से जब चुनाव हुए और राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, तो एक चरण का मतदान तो हो गया था, उसमें भी कांग्रेस को कोई बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिला था देश का। और दूसरे चरण का जब चुनाव प्रचार हो रहा था, तो तमिलनाडु में श्री पेरम्बदूर में लिट्टे के आतंकवादियों ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। मैं तो पेरम्बदूर गया हुआ हूँ, जब तमिलनाडु के दौरे पर गया था। तो उसके बाद थोड़ा बहुत सहानुभूति कांग्रेस के लिए उमड़ी दूसरे दौर के मतदान में, फिर भी उनको बहुमत नहीं मिला था और पीवी नरसिम्हा राव एक अल्पमत सरकार का नेतृत्व करते रहे 5 साल तक। फिर जब 96 में फिर से चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, अटल जी को शपथ दिलाई गई, 13 दिन वो प्रधानमंत्री भी रहे, अपनी सरकार का बहुमत नहीं देख कर पाए, तो रिज़ाइन कर दिया। फिर एचडी देवगौड़ा, फिर आई के गुजराल, फिर चुनाव हुए, फिर अटल जी प्रधानमंत्री बने 13 महीने के लिए, फिर सरकार गिरी। जयललिता और
कांग्रेस का एक मिला-जुला जो है षड्यंत्र था, तो अटल जी की सरकार फिर गिर गई 13 महीने के बाद। फिर चुनाव हुए, फिर अटल जी प्रधानमंत्री बने तो 2004 तक रहे। लेकिन वो बहुमत की सरकार थी और गठबंधन सहयोगियों की मदद से वो 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। 2004 में भी जब चुनाव हुए, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में केवल 7 सीटों का फ़र्क था। भारतीय जनता पार्टी को 138 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 145 सीटें मिली थी। यानी किसी को भी बहुमत नहीं मिला था। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, वो भी एक गठबंधन सरकार थी, मजबूरी की सरकार थी। और 2009 में भी कांग्रेस को केवल 205 सीटें मिली थी। वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, मजबूरी की सरकार थी। 2014 में जाकर के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें यानी पूर्ण बहुमत से भी 10 सीटें ज़्यादा मिली। और फिर ये बढ़कर के और 21 सीटें बढ़ी 2019 में, वो 303 सीटें हो गई। कहने का आशय ये है कि ये जो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा है, इसकी वजह ही ये है कि इस पर ऐसे लोग काबिज रहे हैं, इसके संगठन पर ऐसे लोग काबिज रहे हैं, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की नीति अपनाई और जो देश की बहुसंख्यक आबादी है यानी हिंदू, सनातन जो समर्थक हैं या सनातन प्रेमी हैं या सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी पूरी तरीके से अनदेखी की, अपमानित किया उनको समय-समय पर। इसलिए शनैः-शनैः जो इनके 3 बेस वोट माने जाते थे, दलित, ब्राह्मण और मुसलमान, वो भी बहुत सारी अलग-अलग घटनाओं की वजह से इनसे छिटक चुके थे। कुछ थोपे हुए नेतृत्व 1998 से लेकर के और 1917-18 तक तो सोनिया गांधी ही उसकी प्रेसिडेंट बनी रही कांग्रेस की, इतना लंबा तो कोई भी नहीं रहा और वो भी एक विदेशी मूल की लेडी जिसको भारत के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो कांग्रेस का तो सत्यानाश होना ही था। जो आपका सवाल था कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, प्रियंका वाड्रा रायबरेली से उनका मन जम पा रहा है कि नहीं जम पा रहा है, कि जीत भी पाएँगी कि नहीं जीत पाएँगी और राहुल गांधी वायनाड को लेकर भी ऊहापोह में थे, लेकिन वहाँ से उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। तो देखिए, जो हालात इस समय बन गए हैं और जो कांग्रेस की भी अंदरूनी हालात हैं, सारे छत्तीसगढ़ को छोड़ कर के सारे दक्षिण भारत के राज्यों के ही उम्मीदवार क्यों घोषित किए हैं इन्होंने? उत्तर भारत के राज्यों के उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं किए? क्योंकि उत्तर भारत में कहीं भी, किसी भी राज्य में कांग्रेस को कोई उम्मीद नहीं है। राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती रही। 24 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 1 बेनीवाल ने जीती थी। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा को छोड़ कर के सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। छत्तीसगढ़ की 2 को छोड़ कर के सारी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। झारखंड की भी 3 को छोड़ कर के सारी बीजेपी ने जीती। उत्तर प्रदेश की 80 में से 64 सीटें बीजेपी उनके सहयोगियों ने जीती। उत्तराखंड सारी सीटें, हिमाचल सारी सीटें, हरियाणा सारी सीटें, दिल्ली सारी सीटें। तो उत्तर भारत के किसी भी राज्य में कांग्रेस को पता है कि हमारा खाता नहीं खुलेगा और यही वजह है क्योंकि सोनिया गांधी जानती थी कि इस बार रायबरेली में भी वो सुरक्षित नहीं है, जीत नहीं पाएँगी, 2019 में ज़रूर जीत गई थी, इसलिए राज्यसभा चली गई कि वहाँ ठीक रहेगा, 6 साल की अब सीट पक्की हो गई है और 10 जनपद बंगला भी मेरे पास बना रहेगा। लोकसभा का चुनाव लड़ूँगी तो कहीं ऐसा ना हो कि 10 जनपद खाली करना पड़े। जी। तो इसलिए राज्यसभा चली गई चुपचाप, गर्दन नीची करके। बेटे को गलतफ़हमी है अपने बारे में, वो गलतफ़हमी 2 बार तो निकल चुकी है, 2014 और 2019 में। इस बार तो तगड़े तरीके से निकलेगी वो गलतफ़हमी दिमाग में से कि तुम जो हो नहीं अगर वो शो करते हो, जिसका ज्ञान नहीं अगर उसका ज्ञान तुम लोगों को बाँटते फिरते हो, तो लोग अब इतने नासमझ भी नहीं हैं, इतने मूर्ख भी नहीं हैं कि आपके दिए हुए ज्ञान पर भरोसा करेंगे। जो कुछ हुआ है पिछले 10 साल में वो लोगों के सामने है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सब जानते हैं कि भई कोई भी अगर
मिथ्या जानकारी प्रधानमंत्री के स्तर पर भी दी जाएगी तो वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। तो इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है कि वो गलत इंफॉर्मेशन दे और गलत इंफॉर्मेशन के बेस पर चुनाव जीतने की हिमाकत करे। और यही वजह है कि पहली सूची में अगर प्रियंका गांधी वाड्रा का भी नाम रायबरेली से नहीं आया है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो भी डरी हुई हैं, पूर्णतः आश्वस्त नहीं है कि रायबरेली की सीट उनकी मम्मी ने जो खाली की है, वहां से वो जीत भी पाएंगे। और मुझे लगता है कि जो भी कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आएगी, वो देखना भी और उसको समझना और उसके बाद फिर उसको विश्लेषित करना भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। सही कहा आपने। एक और नया डेवलपमेंट है, आंध्र प्रदेश में शनिवार को भाजपा, तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी के बीच में गठबंधन पर सहमति बन गई है और टीडीपी के सुप्रीमो जो हैं, चंद्रबाबू नायडू, उनका ये मानना है कि आंध्र प्रदेश पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब ये जो गठबंधन होगा, इससे बहुत कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैं इनफैक्ट ये जानना चाहती हूँ आपसे कि इसमें बीजेपी का गणित क्या है? हालाँकि ये रीजॉइनिंग है, इससे पहले भी वो कभी साथ रह चुके हैं। नहीं, सर 2019 के चुनाव से कुछ महीने पहले चंद्रबाबू नायडू के दिमाग खराब हुए थे। गर्मी आ गई थी दिमाग में, उनको गलतफहमी थी क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री थे और वो स्पेशल स्टेटस मांग रहे थे कि जी, आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दीजिए। और चूंकि उनको अलग राजधानी बनानी थी, उसके लिए भी चाह रहे थे कि केंद्र ही उसका पूरा खर्चा उठा दे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सुलझे हुए लीडर हैं। उनको पता है कि स्पेशल स्टेटस का क्राइटेरिया क्या होता है, किन स्टेट को वो स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे सकते हैं। अगर आज आप आंध्र प्रदेश को दे दोगे या बिहार को दे दोगे नीतीश कुमार के कहने पर, तो फिर जो दूसरे राज्य हैं, उनकी क्या गलती है? वो भी ऐसी माँग उठाएँगे। तो ये एक असीमित एक चीज़ जो है वो चल निकलेगी और उसके बाद जो राजनीतिक संकट खड़े होंगे, उसका कोई आर-पार दूर-दूर तक दिखाई नहीं देगा। तो उन्होंने किसी भी तरह के प्रेशर में आने से इनकार कर दिया था। तो चंद्रबाबू नायडू जो है वो एनडीए छोड़ कर के चले गए थे और जाने का उन्होंने नतीजा देख लिया। क्या हुआ उनका? उनका सुपड़ा साफ हो गया 2019 के लोकसभा चुनाव में। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने ही मैक्सिमम सीटें जीत ली आंध्र की। और उसके चूँकि विधानसभा चुनाव भी साथ ही हुए थे, तो विधानसभा चुनाव में भी चारों खाने चित हो गए ये। इनकी जो विधायकों की संख्या है वो मेरे विचार से 20 से भी नीचे ही रह गई थी। तो चंद्रबाबू नायडू पिछले 5 साल से उनकी आत्मा भटक रही थी और वो पिछले करीब-करीब 1.5 साल से तो लगातार इस प्रयास में थे कि फिर से मेरी एनडीए में वापसी हो जाए। लेकिन देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ये बखूबी जानते थे कि 2019 से लेकर के और 2022-23 तक लोकसभा में तो उन्होंने सभी राष्ट्रीय महत्व के जितने महत्वपूर्ण बिल थे, वो सब पास करा लिए क्योंकि उनका बहुमत था, एनडीए का बहुमत था। लेकिन जब राज्यसभा में जाकर के वो चीज़ें फँसती थी, तो कम से कम 2 ऐसे लीडर थे, 2 ऐसे स्टेट थे, जो उनकी नैया को पार लगाते थे। वो चाहे जम्मू कश्मीर का मसला रहा हो, एनआईए का जो संशोधन बिल लाया था गया था उसका हो, 3 तलाक का हो, दूसरे जितने भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य थे और कानून थे, उनको पास कराने में नवीन बाबू ने यानी नवीन पटनायक ने, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने, इन दोनों ने बिना शर्त हमेशा मदद की नरेंद्र मोदी की। कि आप राज्यसभा में हम आपके साथ खड़े हैं, भले ही आपका बहुमत वहाँ नहीं है, लेकिन कोई भी राष्ट्रीय महत्व का बिल रुकेगा नहीं। और कांग्रेस ने और उसके सहयोगी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर विधायी कार्य में बाधा बनने की और हंगामे करने की। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी भी और अमित शाह भी चाहते थे
कि आंध्र का जो मुख्यमंत्री और जो पार्टी हमारे काम आई है पिछले 5 साल, कम से कम उनको डिच ना किया जाए। लेकिन इधर जो सर्वे आए हैं, इधर जो ओपिनियन पोल आए हैं और जो आंध्र प्रदेश से ज़मीनी जो फीडबैक मिल रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि इधर जगन मोहन रेड्डी की लोकप्रियता में कमी आई है और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को फिर से लोगों का समर्थन मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भी कोई बड़ी ताकत नहीं है, कभी रही भी नहीं है। तेलंगाना में ज़रूर उसको अच्छे वोट मिलते रहे हैं और पिछली बार 3 या 4 सीटें भी मिल गई थी लोकसभा की, पर आंध्र प्रदेश में उसका खाता नहीं खुला था। तो उसको लगा कि फिर से अगर चंद्रबाबू नायडू साथ आना चाहते हैं, जो पहले भी साथ रह चुके हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ले लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि फिर से वो आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो शुरुआत है, 8 लोकसभा क्षेत्रों में वो चुनाव लड़ने जा रही है, वो ठीक ही है, गलत नहीं है। तो इस तरीके से मतलब टक्कर खाने के बाद, अपनी गलतफ़हमी निकालने के बाद चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल ठीक ही रहेंगे और कान दबा कर के ही रहेंगे। सर, पिछले 9 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेस्ट बंगाल में तीसरा दौरा था शनिवार को। तो क्या समझ में आ रहा है मोदी की स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि ममता बनर्जी के लिए कोई खतरा है? सवाल ये भी है कि अब शेख गिरफ्तार हो गया है। बट एक बड़ी बात ये है कि संदेश खली का जो मुद्दा है, वो पॉलिटिकली काफ़ी पोटेंशियल भी है। क्या देखते हैं आप? पश्चिम बंगाल में जो इस समय ज़मीन से खबरें आ रही हैं, उससे ममता बनर्जी काफ़ी परेशान हैं और परेशानी का आलम ये है कि जिस संदेश खाली का आपने ज़िक्र किया है, वहाँ पर वो जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं, उनको तो जाने दे रही हैं, उनकी मजबूरी है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है या मानव अधिकार आयोग है या दूसरे उनके कार्यकर्ता हैं या उनके जो चेयरपर्सन हैं, उनको तो जाने दिया है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप जा रही है, चाहे कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी हों या भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप हो या भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यहाँ से भेजी गई थी, उसमें महिलाएँ ज़्यादा थी, उनको भी रोक लिया गया। शुभेंदु अधिकारी जो वहाँ नेता प्रतिपक्ष हैं बंगाल विधानसभा में, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा था। फिर वो हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप उनको नहीं रोक सकते। तो फिर वो 3 बार वहाँ जा चुके हैं ऑलरेडी। प्रधानमंत्री की जो आप कह रहे हैं कि पिछले कुछ ही दिनों में 2-3 उनके दौरे हो चुके हैं, तो अभी तो उनके और होंगे। जब लोकसभा चुनाव की एक तरीके से दुंदुभी बज चुकी है, शंखनाद हो चुका है और किसी भी समय कार्यक्रम घोषित हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, तो उसके बाद प्रधानमंत्री ऐसे तमाम राज्यों में जो लोकसभा सीटों की संख्या की दृष्टि से बड़े हैं, पश्चिम बंगाल से 42 सीटें आती हैं और तीसरा बड़ा सूबा है पूरे देश में। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है जहाँ से 80 सीटें आती हैं, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जहाँ से 48 सीटें आती हैं और तीसरा राज्य पश्चिम बंगाल है जहाँ से 42 सीटें आती हैं। जी। उसके बाद 40 सीटों वाला बिहार है। तो उस दृष्टि से प्रधानमंत्री के वहाँ दौरे बनते ही हैं और प्रधानमंत्री के जो दौरे 2019 में भी हुए थे, उसी का नतीजा था कि 42 में से 18 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी और केवल 2 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई थी, वामपंथियों का तो खाता ही नहीं खुला था। और जो 2014 में ममता बनर्जी की पार्टी 30 से ज़्यादा शायद 37 सीटें जीत ली थी या 34 सीटें जीत ली थी, वो घट कर के 22 पर आ गई थी। तो प्रधानमंत्री की जो यात्रा है पश्चिम बंगाल की, जो दौरे हैं, जो उनकी जनसभाएँ हैं, जिन मुद्दों को वो टच कर रहे हैं, उठा रहे हैं, उससे ममता बनर्जी की परेशानियाँ और बढ़ती जा रही हैं और अब तो ये कहा जा रहा है कि ये संख्या कहीं उल्टी ना हो जाए। यानी ममता बनर्जी की पार्टी कहीं 18 सीटों पर ना रह जाए
और भारतीय जनता पार्टी 22 सीटें ना जीत ले। तो जहाँ सीटों के बढ़ने की संभावनाएँ हैं, वहाँ प्रधानमंत्री का जाना समझ में आता है। एंड ऑफ दिस शो सर, एट सीरियस नोट, एक बात समझना चाहती हूँ मैं। पिछले 2 दिन पहले कंटेंट क्रिएटर्स मीट हुआ और उसमें क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया। वहाँ पर ये बात सामने आती है कि मोदी खुद में एक ट्रेंड है। यानी कि उनका जो वाकया होता है वो हैशटैग करता है। उनकी जो बात कही होती है वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लग जाती है। और आपने देखा होगा शनिवार को असम में वो सफारी में देखे गए, अब वो तस्वीरें बड़ी ट्रेंड कर रही हैं। उससे पहले आपने देखा लक्षद्वीप में जब उन्होंने अपने फ़ोटोग्राफ्स डाले तो कितना बड़ा बवाल हो गया, मतलब देश ही नहीं दुनिया की भी नज़रें गईं। तो ये करिश्मा क्या है? आपकी टिप्पणी मेरे दर्शकों के लिए बहुत अहम होगी। ये देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि प्रधानमंत्री हर रोज़ कार्यक्रमों से भी और अपने वक्तव्यों से भी, अपने उद्बोधन से भी, अपने क्रियाकलापों से भी, अपने फैसलों से भी ना केवल विपक्ष को चौंकाते हैं, बल्कि जो उनके समर्थक हैं, उनको भी आह्लादित करते हैं और कई बार तो उनको भी चौंकाते हैं। और ये सब चीज़ें यानी एक के बाद एक उनके कार्यक्रम। कोई ऐसा तो है नहीं कि साहब 22 जनवरी को अगर भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उसका फैसला हफ्ते भर पहले लिया गया हो या हफ्ते भर पहले उसकी उनकी मूर्ति तैयार कर दी गई हो, प्रतिमा तैयार कर दी गई हो और अचानक जो है वो उसकी प्रतिष्ठापना वहाँ हो गई हो, ऐसा नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर के मन में अगर ये था कि मुझे 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले भगवान राम का मंदिर तैयार अवस्था में मिलना चाहिए और उसमें हम रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करें, यानी चुनाव से पहले हम इस काम को पूरा करें, तो ज़ाहिर है ये फैसला 3-4 साल पहले लिया और 3-4 साल पहले ये फैसला लेने के बाद फिर वो सारा उसका जो रूप, स्वरूप, जो भव्यता है मंदिर की और मंदिर का जो परकोटा है, उसमें क्या-क्या होगा, उस सब का भी जो है यानी पूरा वास्तु जो है वो तैयार किया गया। फिर इंजीनियर तय किए गए। उसके बाद उसके वास्तुविद और जो अ, उसके निर्माण से जुड़ी हुई समिति और जो न्यास है, उसके लिए अब आप देखिए प्रधानमंत्री जब किसी काम को हाथ में लेते हैं और उनको पता है कि मुझे टाइम बेस डेडलाइन जो है तय करनी है और तब तक मुझे ये पूरा भव्य और दिव्य अवस्था में लेना है। तो क्या किया? इनके जो अपने प्रधान सचिव थे, नृपेंद्र मिश्र, उनको निर्माण समिति का चेयरपर्सन बना करके अयोध्या भेज दिया। और नृपेंद्र मिश्र जो है वहाँ की पल-पल की जो डेवलपमेंट की, निर्माण की, तमाम जो उस समय नीतियाँ, रणनीतियाँ, मुश्किलें, परेशानियाँ, वो सारी उन चीज़ों को पीएमओ को अवगत कराते थे, प्रधानमंत्री से बात करते थे और वो सारी चीज़ें हो गई और वैसी ही हो गई जैसी वो चाहते थे। यानी 4 साल पहले उन्होंने ये तय किया कि जनवरी 2024 में हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है और उन 4 साल में कितनी बार गति बढ़ाई गई होगी मंदिर के निर्माण की, कहाँ क्या मुश्किलें आ रही हैं, उसमें कितना हस्तक्षेप किया गया होगा, कहाँ से किस पत्थर की ज़रूरत पड़ रही है, कमी पड़ रही है, किन और कलाकारों को लगाना है, दिन-रात काम किया गया होगा, तब जाकर के 22 जनवरी को वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, जिसका इम्पैक्ट हम पूरे देश में और दुनिया में देख रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के जो भी कार्यक्रम होते हैं या जो भी हम डे बाय डे उनके कार्यक्रम देखते हैं, उनके उद्बोधन देखते हैं, उनकी एक बड़ी भारी रिसर्च टीम है, जिसमें बहुत ही
एक से एक बड़ा जहाज बैठा हुआ है जिसको पता है अलग-अलग विषयों की बहुत उनकी गहन जानकारी है। जो संदर्भ ग्रंथ हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उनका वो अध्ययन करते हैं, फिर उनके भाषण तैयार होते हैं। आज से 20 दिन पहले 20 दिन बाद जो उनका कार्यक्रम होने वाला होगा, उसके लिए अब तैयारी हो रही होगी। उसका वो भाषण तैयार हो रहा होगा। वहाँ क्या-क्या, कैसे-कैसे, किन-किन कलाकारों को बुलाना है, किनको मंच संचालन करना है, कौन-कौन से बिंदु लेने हैं, मंच पर कितने लोग बैठने हैं, ये सारी चीज़ें 20 दिन पहले तैयार हो जाती हैं। फिर वहाँ के सारे फीडबैक लेते हैं। जिस राज्य में जाते हैं, जिस ज़िले में जाते हैं, उस ज़िले और उस क्षेत्र के जो नामचीन हस्तियाँ हुई हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में जिनका कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, उनकी लिस्ट मँगवाते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और जब भाषण देते हैं तो उनका उल्लेख ज़रूर करते हैं, ताकि जो रीजनल जो एक टच बोलते हैं और वहाँ की लैंग्वेज में 2-4 सेंटेंस ज़रूर बोलते हैं। जी। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये अद्भुत हैं किसी लीडर के लिए कि वो 4 साल बाद मुझे क्या चाहिए, उसकी तैयारी आज से कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग आज से कर रहे हैं और फिर वो तब तक पूरी हो जाए, इसकी देख-रेख भी कर रहे हैं, डंडा लेकर के बैठे हुए हैं कि भई करो इस काम को पूरा। तो ये एक अद्भुत नेतृत्व है जो मतलब बाकी के दुनिया के देश भी अब कहने लगे हैं ना कि हमारे यहाँ भी आगे एक नरेंद्र मोदी हो जाता। अभी एक जी। सीनेट थे अमेरिका के, उन्होंने कह दिया और सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि काश अमेरिका को भी नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व मिला होता। तो जी। ये चीज़ें जो हैं, ये एक अलग लेवल पर लीडरशिप को लेकर के जाती हैं। जी। सर, आपने मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी और मेरे शो के लिए आपने समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ जी, लॉट। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।